कोई कोल्ड जंक्शन है, इसका टेम्परेचर कुछ भी करके T2 मेंटेन रख रहा है, और इस हॉट और कोल्ड जंक्शन के बीच हमने कंडक्टिंग मेटल की 2 रॉड्स रख दिए। दिख रहा है ना, हीट ट्रांसफर कराने के लिए कंडक्टिंग मेटल की 2 रॉड्स लगा दिए हैं। साफ साफ दिख रहा है कि दोनों 1 बाय 1 है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हर एक रॉड की लेंथ L है, हर किसी का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लेकिन अलग अलग मेटल की बनी है। मान लेते हैं कि पहली रॉड कॉपर की बनी है जिसकी कंडक्टिविटी K, और दूसरी रॉड सिल्वर की बनी है जिसकी कंडक्टिविटी 2K। तो बस हमको पूछ रहा है ना, हमको पूछा है कि इस बार इस दोनों रॉड के इस पूरे सिस्टम की इक्वलेंट कंडक्टिविटी कितनी होगी वो देखना है। तो तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना, घबराना मत। तुम अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी हमको इक्वलेंट कंडक्टिविटी पूछे, है ना, कभी भी इक्वलेंट कंडक्टिविटी पूछे तो उसका सेट तरीका होता है। हम क्या करेंगे कि पहले इसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ये करते हैं कि पहले इसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और इक्वलेंट कंडक्टिविटी पूछे तो उसके लिए इक्वलेंट रेजिस्टेंस को खोल करके क्या लिख देंगे, L इक्वलेंट अपन K इक्वलेंट इंटू A इक्वलेंट। कंफ्यूज तो नहीं हो ना? हेलो हेलो, नो सर। वही कि पहले इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और इक्वलेंट रेजिस्टेंस को खोल करके L इक्वलेंट अपन K इक्वलेंट A इक्वलेंट लिख देंगे, तो इससे इक्वलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगी। और सेम क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का होता, और वहां इक्वलेंट रेजिस्टिविटी पूछी होती, है ना। सेम क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का होता, वहां इक्वलेंट रेजिस्टिविटी पूछी होती, तब भी वही तरीका कि पहले इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और इक्वलेंट रेजिस्टिविटी पूछे तो आर इक्वलेंट को खोल करके हम क्या लिख देंगे, रो इक्वलेंट L इक्वलेंट अपन A इक्वलेंट। मेथड तो दोनों में सेम ही है ना? यस सर। है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना, ध्यान से देखना। तो हॉट और कोल्ड जंक्शन के बीच 2 ऐसी रॉड्स रखी हैं, है ना, दोनों की लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, लेकिन एक की कंडक्टिविटी K और दूसरे की 2K है। तो हमको देखना है कि इनकी हमको देखना है कि इस पूरे सिस्टम की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी होगी वो देखना है। और देखो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब क्लियर होना चाहिए, है ना, ध्यान देना। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो देखो, है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मतलब अगर दोनों की जगह एक सिंगल रॉड रिप्लेस कर दें, सोच के बताओ कि अगर दोनों की जगह अगर एक सिंगल रॉड रिप्लेस कर दें तो इसकी टोटल लेंथ 2L होगी। उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया तो A ही होगा। बस इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी होगी, ताकि उतना ही रेजिस्टेंस क्रिएट हो जितना कि पहले हो रहा था। सही बोला ना? यस सर। सिर्फ ये मतलब होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का ये मतलब होता है। बताओ, इन दोनों की जगह, सॉरी, है ना, इन दोनों की जगह एक सिंगल रॉड रिप्लेस कर दें ना, इन दोनों की जगह एक सिंगल रॉड रिप्लेस कर दें तो उसकी टोटल लेंथ 2L होगी। क्रॉस सेक्शन एरिया तो दोनों का कॉमन ए होगा, तो बस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी होगी, ताकि उतना ही रेजिस्टेंस क्रिएट हो जितना कि पहले हो रहा था। बस अभी बताया था कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है तो सेट तरीका है कि पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, और उसको खोल करके L इक्विवेलेंट अपन K इक्विवेलेंट A इक्विवेलेंट ये कर देंगे, वैसे, है ना। तो चलो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो आराम से बताओ, ये दोनों रॉड किस कॉम्बिनेशन में, बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना। हेलो, यस सर। तो तुम देखते बताओ कि दोनों रॉड 1 बाय 1 है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। आराम से बताओ कि R1 मतलब पहली रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस L बाई K, प्लस R2 दूसरी रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस L अपन K की जगह 2K इंटू A। इसको सॉल्व कर लेना है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो, इसको सॉल्व करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3L ओपन 2K। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो बस मैंने चमका कर बताया था, है ना, कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी हो, ठीक है ना। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी हो तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालेंगे, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को खोल करके क्या लिख देंगे, L इक्विवेलेंट ओपन K इक्विवेलेंट L A इक्विवेलेंट ये रख देंगे, है। तो वही कि पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया,
और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को खोल करके L इक्विवेलेंट ओपन K इक्विवेलेंट A इक्विवेलेंट लिख देंगे। चलो वैल्यू रखते हैं। पहले L इक्विवेलेंट तो हमको पता है कि इन दोनों की जगह अगर एक सिंगल रॉड है ना, इन दोनों की जगह अगर एक सिंगल रॉड रिप्लेस कर दें तो उसकी टोटल लेंथ 2L होगी। तो L इक्विवेलेंट की जगह 2L ओपन K इक्विवेलेंट निकालना है इनटू A इक्विवेलेंट। बताओ इन दोनों की जगह अगर एक सिंगल रॉड रिप्लेस कर दें तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो कॉमन ही होगा, A होगा, और दैट इज इक्वल टू कितना है 3L ओपन 2K। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे तो K इक्विवेलेंट कितना आएगा 4K/3 इतना आ जाएगा। हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. ये तो इजीली कर सकते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको भी फटाफट देखना है ना। इस बार भी हमको दे रखा है कि इधर कोई हॉट जंक्शन है, इधर कोई कोल्ड जंक्शन है, और वही हीट ट्रांसफर कराने के लिए कंडक्टिंग मेटल की 2 रॉड्स लगा दिए हैं। ठीक है ना, हीट ट्रांसफर कराने के लिए कंडक्टिंग मेटल की 2 रॉड्स लगा दिए ना। हर एक रॉड की लेंथ L ही है, हर किसी रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया A ही है, लेकिन कंडक्टिविटी अलग अलग है। इस रॉड की कंडक्टिविटी K और इसकी 2K है। तो बस हमको देखना है कि इस बार इस सिस्टम की है ना इस बार इस सिस्टम की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी होगी वो देखना है। बस इक्विवेलेंट है ना, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब समझते हो ना, तो इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मतलब इन दोनों रॉड की जगह अगर एक कोई सिंगल रॉड रिप्लेस करें, तो बताओ कि इन दोनों रॉड की जगह अगर कोई सिंगल रॉड रिप्लेस करें तो उसकी लेंथ तो कॉमन ही होगी, L ही होगी। इसका टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा 2A। सही कहा? हेलो। Yes, sir. तो इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि इन दोनों की जगह कोई इक्विवेलेंट रॉड रिप्लेस करें तो उसकी लेंथ तो कॉमन ही होगी, L ही होगी, है ना, लेंथ तो कॉमन ही होगी, L ही होगी। टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा A प्लस A मतलब 2A होगा। तो बस इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी हो ताकि उतना ही रेजिस्टेंस क्रिएट हो जितना पहले हो रहा था। बस इस बार भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने का वही तरीका है कि पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और उसको खोल करके L इक्विवेलेंट अपन K इक्विवेलेंट A इक्विवेलेंट के बराबर कर देंगे। तो वही पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आराम से बताओ कि इस बार दोनों रॉड किस कॉम्बिनेशन में? Parallel. Parallel. तो देखते बताओ कि Parallel. इस बार दोनों रॉड पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। बस पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 R2 एक बार अलग से लिख देता हूँ कि R1 पहली रॉड का रेजिस्टेंस L/K और R2 दूसरी रॉड का रेजिस्टेंस L/2K इंटू A। बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। फटाफट बताओ कि R1 L/K है तो 1/R1 कितना होगा K/L प्लस R2 L/2K है तो 1/R2 कितना होगा 2K/L। इसको ऐड करेंगे तो 3K/L आ गया है ना। बस आराम से बताओ कि 1/R इक्विवेलेंट 3K/L हो गया, है ना। 1/R इक्विवेलेंट 3K/L है तो R इक्विवेलेंट कितना होगा उसका उल्टा L/3K। बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछे तो उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को खोल करके क्या लिख देंगे बताओ L इक्विवेलेंट अपन K इक्विवेलेंट इंटू A इक्विवेलेंट वैल्यू रखते हैं। L इक्विवेलेंट तो तुम बताओ इन दोनों की जगह अगर एक सिंगल रॉड रिप्लेस करें तो उनकी लेंथ तो कॉमन ही होगी, L ही होगी। अपन K इक्विवेलेंट निकालना है और A इक्विवेलेंट कितना होगा A या 2A? 2A. 2A. 2A है ना। तुम बताओ कि इन दोनों की जगह अगर एक सिंगल रॉड रिप्लेस करेंगे तो टोटल कितना क्रॉस सेक्शन एरिया घेरेगी 2A। तो A इक्विवेलेंट की जगह 2A इक्वल टू कितना L/3K। तो इसको सॉल्व करोगे तो K इक्विवेलेंट 3K/2 आएगा। ठीक, अब देखो ये तो इसको करने का सही तरीका है, नहीं तो करने का सही तरीका है, लेकिन मूर्ख लोग कैसे करते हो सुन लेना।
तो मूर्ख लोग है ना, मूर्ख लोग क्या करते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल, अगले पेज पे लिख देता हूँ। मूर्ख लोग क्या करते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, जैसे 3L/2K आ गया, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को L/K इक्विवेलेंट ए लिख देते हैं, है ना, बेवकूफ ये करते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को खोल करके L/K इक्विवेलेंट ए लिख देते हैं। बताओ सही या गलत? गलत। गलत है, ध्यान रखना कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, एक मिनट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और उसको खोल करके हम क्या लिखेंगे, L/K इक्विवेलेंट ए नहीं, L इक्विवेलेंट अपन K इक्विवेलेंट ए इक्विवेलेंट, बस इस केस में L इक्विवेलेंट 2L, K इक्विवेलेंट और A इक्विवेलेंट ए, इस टाइप से करेंगे, ये सही तरीका है, तो गलती नहीं हुई है ना। चलो इक्विवेलेंट, ये तुमने नोट कर लिया था ना कल? यस सर, 20,000 निकालेंगे। साइड में भेजा था, नोट कर लिया होगा तुमने। तो अब ऐसे क्वेश्चन है तो कर लोगे ना, 2 की जगह 3 या 4 रजिस्टर लगे हो तब भी इसी मेथड से कर सकते हो, ठीक है यार? यस सर। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? यस सर। हेलो। यस सर। तो आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, है ना, हर साल बताते थे, 2019 या 20 के जेईई मेंस में पूछ लिया था, लेकिन वापस पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो वापस पूछा जा सकता है, ध्यान से देखना है ना, बहुत केयरफुल देखना। तो देखो इस बार भी हमको ध्यान से देखना है ना तो इस बार भी हमको दे रखा है कि दो मेट सॉरी है ना, इस बार भी हमको दे रखा है कि दो कंडक्टिंग मेटल्स हैं, दिख रहा है कि दो कंडक्टिंग मेटल्स हैं और दोनों कॉन्सेंट्रिक रखे हुए हैं, या फिगर में दिख रहा है ना? हेलो। यस हमको सर। दे रखा है कि दो कॉन्सेंट्रिक, क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, दो मेटल हैं, दोनों कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर की फॉर्म में और ऐसे कॉन्सेंट्रिक रखे हुए हैं। तो हमको दे रखा है कि जो अंदर वाला पार्ट है वो चलो मान लेते हैं कि एल्यूमिनियम का बना है ना, वही जिसके अंदर वाला पार्ट एल्यूमिनियम का बना है जिसकी कंडक्टिविटी K है, और बाहर वाला पार्ट मान लेते हैं कॉपर का बना है जिसकी कंडक्टिविटी 2 है ना। तो अंदर जो एल्यूमिनियम वाला पार्ट है उसकी रेडियस R है, और बाहर जो कॉपर वाला पार्ट है वो R से 2R तक फैला हुआ है, दिख रहा है ना। तो ये दोनों मेटल ऐसे कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर की फॉर्म में है ना। अब चलो इनमें हीट फ्लो हो रही है, सॉरी है ना, तो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर की फॉर्म में इनमें हीट फ्लो हो रही है, और क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि इसमें हीट ऐसे एक्सियली फ्लो हो रही है, सुना ना? क्वेश्चन में दे रखा है कि इनमें हीट एक्सियली फ्लो हो रही है, तो तुम बताओ कि हीट एक्सियली फ्लो होगी तो बताओ दोनों किस कॉम्बिनेशन में होंगे? पैरेलल। पैरेलल, बताओ ना हीट एक्सियली फ्लो हो रही है तो हीट पैरेलल रास्तों में फ्लो होगी ना तो अभी दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, तो हमको पूछा है कि इन दोनों की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी होगी वो देखना है कर सकते हैं ना? हेलो। यस यस सर। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी होगी वो देखना है तो उसको कर सकते हैं, लेकिन एक बार देखते हैं कि अंदर वाला जो एल्यूमिनियम का पार्ट है और बाहर वाला जो कॉपर का पार्ट है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा वो एक बार देख लेते हैं। आवाज आ रही है ना? वही कि अंदर एल्यूमिनियम वाला पार्ट और बाहर वो कॉपर वाला पार्ट, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना कितना है वो देख लेते हैं ना। तो चलो सबसे पहले अंदर जो एल्यूमिनियम वाला पार्ट है, मैं कहीं इधर लिख देता हूँ, है ना तो ये सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ, ठीक।
तो सबसे पहले देखते हैं कि अंदर जो एल्यूमिनियम वाला पार्ट है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा बताओ, पाई आर स्क्वायर। सही बोल रहा हूँ? हेलो, Yes, Yes, sir. तुम बोल yes, सकते हो sir. कि बताओ अंदर जो एल्यूमिनियम वाला पार्ट है ना, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। और बताओ बाहर वाला जो कॉपर वाला पार्ट है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, मतलब पाई ऑफ टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। कई बच्चे यहाँ भी गलती कर जाते हैं, बोल सकते हैं इजीली, ठीक है ना, क्लियरली बोल सकते हैं कि अंदर जो एल्यूमिनियम वाला पार्ट है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, और बाहर जो कॉपर वाला पार्ट है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, मतलब पाई टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो बताओ शॉर्ट फॉर्म में हम ये बोल सकते हैं कि अंदर जो एल्यूमिनियम वाला पार्ट है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए बोले तो बाहर कॉपर वाले पार्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया 3 है। प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. Sir. फिर एग्जाम में कई मूर्ख लोगों ने यहाँ गलती की, फिर बोल सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम वाला पार्ट है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, और बाहर कॉपर वाला पार्ट है उसका क्रॉस सेक्शन है पाई टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर। तो बताओ ये एल्यूमिनियम वाले एरिया को अगर ए बोल रहे हैं तो बाहर कॉपर वाला एरिया 3 टाइम्स से, मतलब इसको 3 ए बोल सकते हैं ना। तो शॉर्ट फॉर्म में हम ये बोल सकते हैं कि बताओ अंदर जो एल्यूमिनियम वाला पार्ट है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए बोले तो बाहर कॉपर वाला पार्ट है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 3 होगा, है ना। और दोनों की लेंथ तो कॉमन ही होगी, लेंथ एल मान लेते हैं। बस हमको पूछा है कि इस पूरे सिस्टम की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी होगी वो देखना है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब समझते हो ना? हेलो हेलो। Yes, sir. तो इन दोनों की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी होगी वो पूछा है। बस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब समझते हैं ना, कोई इक्विवेलेंट, सॉरी, है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मतलब दोनों की जगह अगर एक सिंगल सिलेंडर रिप्लेस करें, नहीं मतलब होता है कि दोनों की जगह अगर एक सिंगल सिलेंडर रिप्लेस करें तो उसकी लेंथ तो एल ही होगी। टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा बताओ, 3a प्लस ए मतलब 4a। सही कह रहा हूं मैं? हेलो, Yes, sir. ये Yes, बोल sir. सकते हैं ये बोल सकते हैं कि दोनों की जगह अगर एक सिंगल सिलेंडर रिप्लेस करें तो इसकी लेंथ तो एल ही होगी। टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ए प्लस 3a मतलब 4a होगा। तो बस उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी हो ताकि उतना ही रेजिस्टेंस क्रिएट हो जितना कि पहले हो रहा था, वो देखना है। तो बस इसको भी करने का वही तरीका है ना, ध्यान रखना कि इसको भी करने का वही तरीका कि पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को खोल करके हम क्या लिख देंगे बताओ, एल इक्विवेलेंट अपन के इक्विवेलेंट ए इक्विवेलेंट ये लिख देंगे। तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले दोनों की इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं ना। तो अंदर वाला पार्ट एल्यूमिनियम का है, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ, एल बाई के। सही कहा? वही कि अंदर वाला पार्ट एल्यूमिनियम का है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, एल अपन के, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए माना था। उसके बाद बाहर वाला पार्ट कॉपर का होगा तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, एल बाई के। तो लेंथ तो एल, कंडक्टिविटी 2k, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 3a। सही कहा? हेलो। Yes, Yes, sir. sir. वही कि अंदर वाला जो पार्ट है एल्यूमिनियम उसका थर्मल रेजिस्टेंस एल बाई के, और बाहर वाला जो कॉपर वाला पार्ट है उसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, एल अपन के की जगह 2k, और क्रॉस सेक्शन एरिया 3 है। बस आराम से बताओ तुम, है ना। तुम कॉन्फिडेंट ही बताओ कि इस बार हीट ऐसे एक्सियली फ्लो हो रही है ना, सॉरी, हीट लेंथ के अलोंग फ्लो हो रही है, मतलब एक्सियली फ्लो हो रही है। बताओ हीट एक्सियली फ्लो हो रही है, इस बार ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, है ना, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कि हीट एक्सियली फ्लो हो रही है मतलब दोनों में हीट ऐसे पैरेलल रास्तों में फ्लो हो रही है, तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो बताओ दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2। फटाफट बताओ कि r1 l बाय के, तो 1/r1 कितना होगा, के बाय एल, प्लस
R2 L/6K है, तो 1/R2 कितना हो जाएगा 6K/L। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया 7K/L। बस आराम से बताओ कि 1/R इक्वलेंट 7K/L है ना, 1/R इक्वलेंट 7K/L है। तो उल्टा करेंगे तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस R इक्वलेंट कितना हो जाएगा L/7K इतना हो जाएगा। बस इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया है ना, इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब अगर इक्वलेंट कंडक्टिविटी पूछे तो उसके लिए बताओ इक्वलेंट रेजिस्टेंस को खोल करके हम क्या लिख देंगे बताओ, L इक्वलेंट अपन K इक्वलेंट A इक्वलेंट। सही लिखा है, तो एक इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया और इक्वलेंट कंडक्टिविटी के लिए इसको खोल कर क्या लिख देंगे, L इक्वलेंट अपन K इक्वलेंट A इक्वलेंट। बस वैल्यू रखते हैं L इक्वलेंट, तो हमको पता है कि दोनों की जगह अगर सिंगल सिलेंडर रिप्लेस करें तब भी उसकी लेंथ तो L ही होगी। K इक्वलेंट निकालना है और A इक्वलेंट क्या लिखेंगे 4 4 है। हमको पता है कि दोनों की जगह अगर कोई सिंगल सिलेंडर रिप्लेस करें तो उसका टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा 4 है, एंड दैट इज इक्वल टू कितना है L/7K। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक K इक्वलेंट कितना आएगा यार 7K/4 ना, तो सॉल्व करेंगे तो K इक्वलेंट 7K/4 आ गया। तो इस टाइप से इक्वलेंट कंडक्टिविटी के क्वेश्चन तुम कर सकते हो। अब देखो सेम क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है, सुना ना, सेम क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है। तो चलो एक क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का दे रहा हूँ, वो घर पे तुम खुद ट्राई करना, कर लोगे ना इसको? डिस्कशन कब कीजिएगा सर? वो अभी इसके बाद ही कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन तुमको दे रहा हूँ, घर पे तुम खुद ट्राई करना। हाँ आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes. तो इसको घर पे ट्राई करना, फिर तो देख लेना, इतना सुंदर चित्र तो नहीं बन पाए, देख लेना। तो इस बार भी हमको दे रखा है कि कोई करंट कैरिंग वायर है ना, तो उसमें दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल पार्ट है। हमको दे रखा है कि अंदर R रेडियस तक वाला पार्ट एल्यूमिनियम का बना है, जिसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी 2 रो है, और फिर R से 2R वाला जो पार्ट है वो कॉपर का बना है, जिसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो है, और लेंथ L मान लेते हैं। तो हमको देखना है कि इस पूरे सिस्टम की इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी कितनी होगी, वो देखना है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी, मतलब रो इक्विवेलेंट कितना होगा, कर लोगे ना? तो उसके लिए वही कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को खोल करके क्या लिख दोगे बताओ, रो L/A, मतलब रो इक्विवेलेंट L इक्विवेलेंट अपन A इक्विवेलेंट ये रख देंगे। तो घर पे इसको ट्राई करना। चलो अब हम शीट पे आते हैं यार, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी की शीट मेरे पास ऐसे तो नहीं है मैं इस स्लाइड पे डिस्कस करूंगा। तुमने शीट निकाल ली? Yes. Yes, sir. यस सर।
चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी की शीट में पहले एक्सरसाइज 1 ही निकालना। पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन में नहीं करा पाया था, अब तो ट्राई कर लिए होंगे ना उसके। यस सर। ये संडे को पोटेंशियोमीटर का पूरा वीडियो दे रखा था, उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे हमने। चलो निकाल लेना। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट। कोई पूछना है उसमें पोटेंशियोमीटर का? F5 पोटेंशियोमीटर का ही है ना? यस सर। हो गया? F7 सर। यस एक मिनट, F5 हो गया ना? यस सर। हो गया। फिर इसमें मैंने बताया था यार, क्या होता है इस बार, सोर्स बैटरी और पोटेंशियोमीटर वायर के बीच टांग अड़ाने के लिए इंटरनल रेजिस्टर आ गया है, तो घबराना मत, सबसे पहले करंट निकालेंगे, है ना? फिर आगे की कहानी तुमको पता होगी, क्लास में किया था हमने, है ना? चलो F8 हो गया। सर। 7 सर 7। सॉरी, F6 हो गया। हाँ यस सर। हो गया? नो Yes. सर। सर F6 बता दीजिए। F6 इससे नहीं हुआ। यस सर। देखो मतलब दुखी करने की चीज है, अभी तो बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, ऐसे लड्डू छूटने नहीं चाहिए ना। तो देखो F6 में है ना, वही F6 में वही क्वेश्चन जो क्लास में कराया था, है ना? तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई पोटेंशियोमीटर वायर है, ढंग से सुनना। तो इसमें हमको दे रखा है पोटेंशियोमीटर वायर है, तो पहले केस में हमने क्या किया है कि इससे केवल अननोन सेल जोड़ा है, और केवल अननोन सेल जोड़े हैं, तब बैलेंस लेंथ 70 सेंटीमीटर है। और अगले केस में अननोन सेल के पैरेलल में 9.5 ओम का कोई नॉन रेजिस्टर लगा दिया है, तब बैलेंस लेंथ 60 सेंटीमीटर आ रही है। तो अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा वो देखना है। ये तो क्लास में किया था ना। हेलो हेलो, है ना? तो ध्यान रखना, ये कोई डिटेल करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं। तुम बताओ कि बताओ जब पोटेंशियोमीटर से, है ना, जो पोटेंशियोमीटर से केवल अननोन सेल जोड़े हैं, तब जो बैलेंस लेंथ आती है उसको x1 बोलते हैं, और वो हमको 70 सेंटीमीटर दे रखी है। और सेकेंड केस में इस अननोन सेल के पैरेलल में 9.5 ओम का कोई नॉन रेजिस्टर लगाया है, तो तब जो बैलेंस लेंथ आती है उसको x2 बोलते हैं, 60 सेंटीमीटर है। तो बस आराम से बताओ कि अगर केवल अननोन सेल लगाएं तब बैलेंस लेंथ x1 हो, उसके पैरेलल में नॉन रेजिस्टेंस लगाने पर बैलेंस लेंथ x2 हो, तो बताओ अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? x1 बाय x2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। भूल गए क्या यार? यस सर। सर रहने दीजिए, हो जाएगा। फिर जैसे मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे यार, तो मतलब एग्जाम में गलती नहीं हो। तो अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस x1 70 सेंटीमीटर, x2 60 सेंटीमीटर माइनस 1 इंटू कैपिटल R 9.5 इजीली कर सकते हो। तो यार ढंग से लैंग्वेज को समझो। चलो F7 किससे नहीं हुआ? Yes सर। हो गया? नहीं हुआ सर। देख लेना, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है यार। देखो सब कुछ चीजें क्लास में बताएं, बस लैंग्वेज समझ नहीं है यार। कई मूर्ख लोग तो क्या करते हैं कि 3-4 लाइन का है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, कौन पढ़े। हाँ आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। तो वही कुछ, एक मिनट, है ना, कोई स्मार्ट पर्सन हो तो लैंग्वेज पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कौन सा है। पोटेंशियोमीटर से 2 सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने वाला एक्सपेरिमेंट, है ना? ये वो क्वेश्चन है।
पोटेंशियोमीटर से दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करने वाला है, तो एक बार देख लेना, है ना। तो इसमें हमको दे रखा है कि देख लेना, तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई पोटेंशियोमीटर का सर्किट है जिसमें सोर्स बैटरी है ना। इसके साथ हमने लंबा पोटेंशियोमीटर वायर लगा दिया है और बीच में टांग डालने के लिए कोई इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है ना। अब देखो, अब हमने, है ना, तो हमने क्या किया कि पहले पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस हमने कोई स्टैंडर्ड सेल लगाया है, बताया था मैंने। तो वही, ठीक है ना, कि पहले पोटेंशियोमीटर वायर के साथ हमने कोई स्टैंडर्ड सेल लगाया ना, डेनियल सेल जैसा कोई स्टैंडर्ड सेल लगाया है, और इसका ईएमएफ कितना है, E1, और उस केस में बैलेंस लेंथ कितनी आ रही है, आवाज आ रही है तुमको, हेलो। तो वही, कि पहले पोटेंशियोमीटर वायर से डेनियल सेल जैसा कोई स्टैंडर्ड सेल लगाया है जिसका ईएमएफ हमको पता है कितना है, 1.02 वोल्ट, और स्टैंडर्ड सेल लगाने पर बैलेंस लेंथ कितनी आ रही है, 67.3 सेंटीमीटर इतनी आ रही है ना। अब हम क्या करते हैं कि अब पोटेंशियोमीटर वायर से अननोन सेल लगाते हैं जिसका ईएमएफ मेजर करना है, चलो E2 मान लेते हैं और अननोन सेल लगाया तब बैलेंस लेंथ कितनी आ रही है, E2 2.3 सेंटीमीटर। आवाज है, फिर से बोल रहा हूँ कि पोटेंशियोमीटर से 1.02 वोल्ट का कोई स्टैंडर्ड सेल लगाए तब बैलेंस लेंथ 67.3 सेंटीमीटर, और फिर उससे कोई अननोन सेल लगाया है तो उस केस में बैलेंस लेंथ 82.3 सेंटीमीटर है। तो पहले पूछा है कि उस अननोन सेल का ईएमएफ कितना होगा वो देखना है। तो क्लास में किया था ना, या तो मैंने क्लियरली बताया था, सॉरी क्लास में किया था, मैंने क्लियरली बताया था कि पोटेंशियोमीटर से, है ना, पोटेंशियोमीटर से स्टैंडर्ड सेल लगाएं, बैलेंस लेंथ x1, अगले केस में कोई दूसरा सेल लगाएं, बैलेंस लेंथ x2 हो, तो बताओ ये जो ईएमएफ है वो x के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब E1 by E2 इक्वल टू x1 by x2 होगा। भूल तो नहीं गए? No, sir. हेलो हेलो, नो सर। मैंने बताया था कि पहला सेल लगाए बैलेंस लेंथ x1, दूसरा सेल लगाए बैलेंस लेंथ x2, तो बस जो भी बैलेंस लेंथ होगी वो ईएमएफ के प्रोपोर्शनल होती है मतलब E1 by E2 इक्वल टू x1 by x2 वैल्यू रखते हैं। तो E1 तो स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ 1.02 वोल्ट, E2 निकालना है इक्वल टू x1 पहले केस में बैलेंस लेंथ 67.3 अपन x2 दूसरे केस में बैलेंस लेंथ 82.3 तो इसको सॉल्व करके E2 निकाल सकते हो, उस अननोन सेल का ईएमएफ निकाल सकते हो। और मैंने चमका कर बताया था, है ना, ध्यान रखना कि मैंने उस रिकॉर्डेड वीडियो में चमका कर बताया था कि लेबोरेटरी में, है ना, लेबोरेटरी में अगर किसी अननोन सेल का ईएमएफ मेजर करना हो तो यही वाला तरीका यूज होता है ना, यही तरीका यूज। और तुम बताओ कि इसमें सोर्स बैटरी और पोटेंशियोमीटर वायर के बीच टांग अड़ाने के लिए कोई रेजिस्टर आ जाए तब भी इस फॉर्मूले में कोई चेंज आएगा क्या? No, sir. नहीं आएगा। मैंने बताया था कि टांग अड़ाने के लिए कोई इंटरनल रेजिस्टर आ जाए तो सोर्स बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस कम होगा V डैश, लेकिन V डैश पहले सेल की इक्वेशन में भी आएगा, दूसरे की इक्वेशन में भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इधर अगर कोई इंटरनल रेजिस्टर लगाए तो इस आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस अब आगे कुछ प्रैक्टिकल छोटे छोटे पार्ट पूछे हैं, है ना आगे कुछ प्रैक्टिकल छोटे छोटे पार्ट पूछे हैं, ध्यान रखना तुम्हें ना, ध्यान रखना कि लेबोरेटरी में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, ध्यान रखना सॉरी कि लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें सुरक्षा के लिए, है ना, गैल्वेनोमीटर की सुरक्षा के लिए इसके साथ हम कोई हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, है ना। तो ध्यान रखना कि गैल्वेनोमीटर को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ हम 600 किलो में ऐसा कोई हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं तो पूछा है कि गैल्वेनोमीटर के साथ में हाई रेजिस्टेंस लगाएं तो बताओ वो क्या बैलेंस पॉइंट को इफेक्ट करेगा क्या? हेलो, नो सर। गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस लगाएं तो वो बैलेंस पॉइंट को इफेक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, है ना। हमको पता है, एक मिनट, हमको पता है कि जो बैलेंस वाली स्टेट होती है उसमें तो करंट जीरो होती है, हमको पता है कि बैलेंस स्टेट में तो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में बहने वाली करंट जीरो होती है, आई जीरो होगा, तो इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR भी जीरो होगा, तो
तो ये बैलेंस पॉइंट को तो इफेक्ट नहीं करेगा। अब इसका पर्पस क्या है वो देखना। तो ये तो हमको पता है ना, ये तो हमको पता है कि बैलेंस जो पॉइंट है, तो हमको पता है कि जो बैलेंस वाली सिचुएशन है तब तो गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होगी, लेकिन बताओ जॉकी को स्लाइड करेंगे तो कई सारी पोजीशन ऐसी भी होगी जो अनबैलेंस्ड होगी, मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होगी। और तुम बताओ कि नॉर्मली अपने जो सर्किट होते हैं ना, है ना, नॉर्मली जो सर्किट होते हैं उसमें पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट के ऑर्डर में होते हैं। तो अनबैलेंस स्टेट में गैल्वेनोमीटर से जो करंट होगी एम्पियर के ऑर्डर की बहेगी, मतलब बहुत ज्यादा करंट बहेगी। और मैंने क्लियरली बताया था कि एम्पियर के ऑर्डर की इतनी ज्यादा करंट को गैल्वेनोमीटर सहन नहीं कर सकता है, पूरा गैल्वेनोमीटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बस गैल्वेनोमीटर को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए इसके साथ में 600 किलो ओम का हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। बताओ हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे ना, हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे तो बताओ जो अनबैलेंस स्टेट होगी उस अनबैलेंस स्टेट में वोल्टेज भले ही वोल्ट के ऑर्डर का हो, लेकिन रेजिस्टेंस किलो में तो करंट जो होगी वो मिली एम्पियर के ऑर्डर की होगी, और उसको गैल्वेनोमीटर सहन कर लेगा, जलेगा नहीं। बस कंफ्यूज तो नहीं हो? हेलो, No, sir. No, जैसा sir. जो अनबैलेंस स्टेट होगी ना, अनबैलेंस स्टेट में पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्ट के ऑर्डर का होगा, लेकिन रेजिस्टेंस किलो ओम के ऑर्डर का है, तो गैल्वेनोमीटर में करंट मिली एम्पियर के ऑर्डर की बहेगी, कम करंट बहेगी, इससे गैल्वेनोमीटर डिस्ट्रॉय नहीं होगा। बस एक लाइन में आंसर ये दे सकते हैं कि अनबैलेंस स्टेट में गैल्वेनोमीटर को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए सुरक्षा के लिए 600 किलो ओम का रेजिस्टेंस साथ में लगा देते हैं, ताकि अनबैलेंस स्टेट में बहुत ज्यादा करंट नहीं फ्लो हो जाए। ठीक है, बाकी तो कर लिया होगा ना? हेलो, Yes, sir. बाकी Yes. कर लिया होगा, है ना? कि इसमें ई ऑप्शन देखना, है ना? ई ऑप्शन में हमको दे रखा है कि सोर्स बैटरी का वोल्टेज 2 वोल्ट है ना। हेलो, ई ऑप्शन में देखना, तो ई ऑप्शन में सोर्स बैटरी का वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो हमको पूछा है कि सोर्स बैटरी का वोल्टेज 2 वोल्ट की जगह अगर 1 वोल्ट होता तो ये एक्सपेरिमेंट अपना सक्सेसफुली हो सकता था क्या? नहीं हो सकता था। तुमको बताओ, तुम, है ना, तुमको बताओ कि सोर्स बैटरी का वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो तब पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस तो 1 वोल्ट से भी कम होगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टर कुछ खा जाएगा। बोल सकते हैं कि सोर्स बैटरी का वोल्टेज 1 वोल्ट हो तो पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस 1 वोल्ट से भी कम होगा, लेकिन जो अननोन सेल है उसका 1.02 वोल्ट है, तो बताओ तब अननोन सेल का वोल्टेज जो है वो पोटेंशियोमीटर के वोल्टेज से ज्यादा होगा, तो फिर बैलेंस पॉइंट कहीं आएगा ही नहीं। सही बोला? Yes, sir. तो बैलेंस पॉइंट का आएगा ही नहीं, मतलब एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए रिकॉर्डेड वीडियो में ये चीज भी चमका कर बताई थी कि बैलेंस पॉइंट आए उसके लिए ये जो अननोन सेल का जो वोल्टेज है वो सोर्स बैटरी के वोल्टेज से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा हो गया तो बैलेंस पॉइंट कहीं आएगा ही नहीं। और साथ में ही बताया था कि अननोन सेल को सीधी पोलैरिटी में जोड़ते हैं, किसी मूर्ख ने उल्टी पोलैरिटी में जोड़ दिया तब भी बैलेंस पॉइंट नहीं आएगा। तो हमारे साथ यही हुआ था, हमने 12th में जो प्रैक्टिकल हमारा जो एग्जाम था उसमें बैलेंस पॉइंट नहीं आ रहा था, उस टाइम पे हमको ये चीजें नहीं आती थी, तो यही कुछ गलती हुई होगी। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी कर लिया ना इसकी? चलो ऑब्जेक्टिव पार्ट निकाल लेना, पार्ट 2 निकाल लेना। पार्ट 2 में हमने, इसमें कोई पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है क्या? है सर। कौन सा है? F6. F2 है। हाँ, इसमें F2 क्वेश्चन हो गया तुमसे? Yes, sir. कर लिया ना? Yes, sir. F6. बता दीजिए। हाँ, वही EMF कर लिया होगा तुमने, है ना? जीरो बता दीजिए। डिफ्लेक्शन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बराबर। F6 कौन पूछ रहा है? Yes, sir. देख लेना। ये नहीं हुआ क्या तुमसे? जिंदगी में पहली बार बता रहा हूँ, देख लेना। तो F6 में हमको दे रखा है कोई पोटेंशियोमीटर है, एक बार चित्र बना लेना। हाँ, आवाज आ रही है?
अरे तो F6 क्वेश्चन में देखना, F6 क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि कोई पोटेंशियोमीटर है, तो इस पोटेंशियोमीटर में 2 वोल्ट की कोई सोर्स बैटरी है ना, कोई इस पोटेंशियोमीटर में 2 वोल्ट की कोई सोर्स बैटरी है, फिर इसके साथ लंबा यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर जोड़ दिया है, और हमको दे रखा है कि पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, और पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर ही है, और इस बार हमको दे रखा है कि सोर्स बैटरी है ना, सोर्स बैटरी और पोटेंशियोमीटर वायर की भी सॉरी बताना भूल गया मैं यार। हाँ आवाज आ रही है? हेलो, Yes, sir. बताना भूल गया, सॉरी। फिर वही कि 2 वोल्ट की कोई बैटरी है, उसके साथ पोटेंशियोमीटर वायर जोड़ दिया है, इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, और इसकी लेंथ 100 मीटर है, लेकिन इस बार सोर्स बैटरी और पोटेंशियोमीटर वायर की भी टांग अड़ाने के लिए कैपिटल आर का एक रेजिस्टर भी लगा दिया है, लिखा है ना कि टांग अड़ाने के लिए कैपिटल आर का एक रेजिस्टर भी लगा दिया है। देखना अब देखो, इससे हम किसी अननोन सेल का है ना, इससे हम किसी अननोन सेल का ईएमएफ मेजर करना चाहते हैं, तो बताया था कि जिस अननोन सेल का ईएमएफ मेजर करना है ना, वही चीज कि जिस अननोन सेल का ईएमएफ मेजर करना उसको पोटेंशियोमीटर वायर से जोड़ते हैं, सीधी पोलरिटी से जोड़ते हैं ना, और हमको दे रखा है इस बार अननोन सेल का ईएमएफ कितना है 10 मिलीवोल्ट, मिलीवोल्ट में तो 10 टू पावर -3 सॉल्व करेंगे तो 0.01 वोल्ट, फिर हमको दे रखा है कि जो अननोन सेल है उसका ईएमएफ 0.01 वोल्ट है, और साथ में इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टर भी हो सकता है। अब गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर पर स्लाइड कराते हैं, और बताया था कि तब तक स्लाइड कराते हैं जब तक कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 ना आ जाए, और हमको दे रखा है ना, हमको दे रखा है कि इस बार बैलेंस लेंथ कितने पर आ रही है 40 सेंटीमीटर। आवाज आ रही है ना? Yes, sir. है ना, वही कि जॉकी को स्लाइड करा रहे हैं जब तक कि डिफ्लेक्शन 0 ना आ जाए, और हमको दे रखा है कि इस बार बैलेंस लेंथ 50 सेंटीमीटर आ रही है, तो हमको पूछा है कि ये टांग अड़ाने वाला रेजिस्टर कैपिटल आर कितना होगा वो देखना है। तो कर सकते हैं ना, क्लास में किया था ऐसा क्वेश्चन, Yes, sir. नहीं इजीली कर सकते हैं, बस मैंने तुम बताओ करो प्लीज, है ना। तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि पूरे पोटेंशियोमीटर में बस एक ही कंसेप्ट है ना, बताया था कि पूरे पोटेंशियोमीटर में बस एक ही कंसेप्ट है कि गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन के लिए सिंपली इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो बताओ, इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस ई होगा, अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो देखना है, तो उसके लिए पहले हमको देखना होगा कि पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो उसके लिए हमको देखना होगा कि पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना वो देखना होगा। तो तुम स्मार्ट ही बताओ कि सोर्स बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, तो पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के भी अक्रॉस क्या 2 वोल्ट होगा क्या? नो सर। तो बोल सकते हैं कि सोर्स बैटरी का 2 वोल्ट, लेकिन पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस 2 वोल्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों के भी टांग अड़ाने के लिए ये रेजिस्टेंस आ गया है, ये रेजिस्टर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस खा जाएगा, तो इसके अक्रॉस 2 वोल्ट है, तो पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस 2 वोल्ट से कम होगा, कितना होगा वो देखना है। तो मैंने क्लास में चमका कर बताया था, है ना, लेक्चर में मैंने चमका कर बताया था कि कभी भी सोर्स बैटरी और पोटेंशियोमीटर वायर के बीच टांग अड़ाने के लिए कोई रेजिस्टर आ जाए तो 1 सेकेंड भी अटकने की जरूरत नहीं। बताओ सबसे पहले क्या निकालेंगे? करंट। बताया था कि टांग अड़ाने के लिए कोई रेजिस्टर आ जाए तो बिल्कुल अटकने की जरूरत नहीं, सबसे पहले करंट निकालेंगे। तो हमको बताया कि गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन है ना, तो हमको बताया कि 0 डिफ्लेक्शन के केस में इस वाली ब्रांच में तो कोई करंट नहीं जाएगी, तो जो भी करंट बहेगी वो पोटेंशियोमीटर इसी वाले रास्ते से बहेगी। सही कहा मैंने? हेलो, तो हमको बताया तो 0 डिफ्लेक्शन की केस में इस ब्रांच में तो कोई करंट नहीं फ्लो होगी, जो भी करंट फ्लो होगी वो केवल इस पोटेंशियोमीटर इस वाले रास्ते से बहेगी। और बताओ, है ना, बताओ 0 डिफ्लेक्शन की केस में इस रास्ते में कितनी करंट फ्लो होगी? केवल इस रास्ते का पोटेंशियल डिफरेंस अपन केवल इस रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस। तो बताओ
कि केवल इस रास्ते का पोटेंशियल डिफरेंस 2 अपन केवल इस रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, पोटेंशियोमीटर का तो 10 और अननोन रेजिस्टर R, इस रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस 10 प्लस R होगा। सही लिखा है। बस करंट कितनी फ्लो होगी, इस रास्ते का पोटेंशियल डिफरेंस 2 ओपन केवल इस रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस 10 प्लस R, बस करंट इतनी फ्लो होगी। उसमें से बताओ इस ब्रांच में बिल्कुल जीरो जाएगी, गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है ना, तो बैलेंस स्टेट में इस ब्रांच से तो करंट जीरो जाएगी। तो बताइए सारी की सारी है ना, ये बताइए सारी की सारी 2 ओपन 10 प्लस R, ये सारी की सारी करंट इस पोटेंशियोमीटर वायर से गुजरेगी और सर्किट कंप्लीट हो गया। बस इस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर का क्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो देखना है। फटाफट बताओ बताओ इस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर की टोटल लेंथ कितनी है, 100, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर वायर में बहने वाली करंट तो कितनी है, 2/10 प्लस R, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। बताओ पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I। तो बताओ I से इसमें बहने वाली करंट 2/10 प्लस R इंटू R, इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 10, फिर 20/10 प्लस R, ये इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पर आगे की कहानी पता होगी कि पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, और वो 100 सेंटीमीटर में यूनिफॉर्मली फैला होगा। तो 40 सेंटीमीटर के टुकड़े के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो देखना है। तो क्या करेंगे बताओ, वो अपना यूनिट में मेथड लगा देंगे। सही कहा, Yes, sir. वो अपना यूनिट में मेथड लगा देंगे। बताओ पूरे पोटेंशियोमीटर वायर की टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20/10 प्लस R। तो बताओ यूनिट सेंटीमीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 20/10 प्लस R डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/5 इंटू 10 प्लस R इतना आएगा। तो हमको 40 सेंटीमीटर के अक्रॉस निकालना है। तो 40 सेंटीमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1/5 10 प्लस R इंटू 40 कितना आ जाएगा, 8/10 प्लस R इतना हो जाएगा, है ना। 40 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना होगा, बस फटाफट बोल सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन के लिए इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो तब इसके अक्रॉस तो कितना है, E मतलब 0.01 या E माइनस आई आर लिखोगे, E लिखेंगे। E लिखेंगे। तो वैसे तो E माइनस आई आर होता है, लेकिन जीरो डिफ्लेक्शन में करंट देखोगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E मतलब 0.01 वोल्ट, और इसके अक्रॉस कितना है, 8/10 प्लस R। इससे R की वैल्यू निकालोगे ना, चलो R की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना आएगा, 10 प्लस R इक्वल टू 800, R इक्वल टू 790 ये आ गया। हो जाएगा यार, क्वेश्चन क्लास में कराया था इसका, मैं उस टाइम पे तुमको बताया था। Yes, sir. क्वेश्चन को घुमा फिरा करके 5 या 6 बार पूछा है, तो यहाँ पूछ के लेकिन एग्जाम में गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलो एक्सरसाइज 2 पे आ रहे हो। एक्सरसाइज 2 में कहाँ तक कर लिए थे, चल रहा है। 9. एक्सरसाइज 2 में 9 हो गया ना, तुम्हें को करने के लिए दिया था। 10 में अभी नहीं बचा रहा हूँ, एक्चुअली इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं एक साथ बताऊंगा, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए थोड़ी 10 को रहने देना, ठीक, क्योंकि मैं अलग अलग नहीं बताऊंगा, एक साथ ही बताऊंगा। चलो 11 हो गया, Yes, sir. सिमेट्री वाला मेथड लगाना है। 12 हो गया, 12 बता दीजिए। देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं ऐसा है जो तुम्हारे वापस एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहले जेई स्क्रीनिंग में पूछा जाता था। फिर बोल रहा हूँ कि आप 12 को अपने क्लास नोट्स में नोट कर लेना।
हाँ आवाज आ रही है? Yes, sir. हेलो, ध्यान से देखना, एयरपोर्ट आवाज नहीं आ रही है, ध्यान से देखना। डिस्प्ले हमको दे रखा है ना? सॉरी बच्चों, थोड़ा बाहर डिस्टर्बेंस था है ना? तो ध्यान से देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 12 में देखना, इस पर हमको दे रखा है 3 बल्ब है, इस बार हमको दे रखा है 3 बल्ब। देखो जो B1 बल्ब है, आवाज आ रही है? जो B1 बल्ब है उसकी वोल्टेज रेटिंग दे रखी है, कितनी दे रखी है? 100 वॉट दे रखी है, और वोल्टेज रेटिंग देना भूल गया है, तो इसकी वोल्टेज रेटिंग बाय डिफॉल्ट 220 वोल्ट है। बाकी तुम्हारी श्रद्धा हो तो 250 वोल्ट भी लिख सकते हो, है ना? कोई मतलब नहीं। आवाज आ रही है ना? Yes, sir. कोई हमको दे रखा है कि B1 बल्ब की वोल्टेज रेटिंग 100 वॉट दे रखी है, वोल्टेज रेटिंग देना भूल गया है, तो इंडिया में बाय डिफॉल्ट वोल्टेज रेटिंग 220 वोल्ट होती है। बाकी हो सकता है कि कंट्री में 250 वोल्ट हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो 220 वोल्ट माने हैं ना। उसके बाद बल्ब B2 और B3 ये दोनों आइडेंटिकल है, और B2 और B3 जो बल्ब है उनकी वोल्टेज रेटिंग कितनी दे रखी है? 60 वोल्ट। इनकी भी वोल्टेज रेटिंग देना भूल गया है, तो बाय डिफॉल्ट 220 वोल्ट ये लिख देंगे। मैंने चमका कर बताया था, है ना? ध्यान रखना, मैंने तुमको चमका कर बताया था कि बताओ ये जो वोल्टेज और वोल्टेज रेटिंग दी होती है ऑनली Resistance के लिए होती है। आवाज नहीं, वोल्टेज और वोल्टेज रेटिंग दी होती है ओनली रेजिस्टेंस निकालने के लिए दी होती है, बस रेजिस्टेंस निकाल देना होता है, उसके बाद इसको डस्टबिन में फेंकाना, है ना? तो चलो, जो बल्ब B1 है, बल्ब B1 है उसका भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ना? मुझे पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बताओ, पावर कंज्यूम इक्वल टू V स्क्वायर अपन R होता है, R इक्वल टू V स्क्वायर बाय T, मतलब वोल्टेज स्क्वायर अपन वोल्टेज लिख दो ना डायरेक्ट, हेलो, डायरेक्ट लिख सकते हैं। पावर क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि पावर कंज्यूम है V स्क्वायर अपन R, तो R इक्वल टू V स्क्वायर बाय T, मतलब प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा? वोल्टेज स्क्वायर अपन वोल्टेज, तो वोल्टेज रेटिंग तो 220 स्क्वायर अपन वोल्टेज रेटिंग कितनी 100 ये होगा। और ऐसे बताओ, जो B2 और B3 बल्ब है उनका भी रेजिस्टेंस कितना होगा? V स्क्वायर बाय 3, मतलब वोल्टेज स्क्वायर अपन वोल्टेज, तो वोल्टेज तो 220 का स्क्वायर, अपन वोल्टेज कितना है? 60। सही लिखा है मैंने? Yes, sir. बल्ब B1 का रेजिस्टेंस वोल्टेज स्क्वायर अपन वोल्टेज 100, बल्ब B2 और B3 का रेजिस्टेंस वोल्टेज स्क्वायर अपन वोल्टेज 60। तुमको बताओ, बाय डिफॉल्ट वोल्टेज रेटिंग तो नहीं है, लेकिन जो बल्ब B1 है उसका वोल्टेज ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस कम होगा, इसमें छोटा सा R1 लिखा हुआ। और B2 B3 बल्ब है तो उनका मतलब वोल्टेज रेटिंग कम है, तो डिनोमिनेटर कम है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसमें बड़ा R2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हेलो, Yes, sir. लिख देता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है, बट ये मैं लिख देता हूँ कि जो बल्ब B1 है, लिख देता हूँ, बल्ब B1 है उसका रेजिस्टेंस कम है, तो छोटा R1 लिख रहा हूँ, और बल्ब B2 और B3 का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इनके रेजिस्टेंस को मैं बड़ा R2 ऐसे लिख रहा हूँ ना। तो हमको अच्छे बताया कि वोल्टेज और वोल्टेज रेटिंग केवल रेजिस्टेंस निकालने के लिए होते, बस रेजिस्टेंस निकालने उसके बाद इनको डस्टबिन में फेंक देना, बस अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है ना। तो मुझे दे रखा है तीनों बल्ब को हमने इस टाइप से जमाया है, आवाज आ रही है? हेलो, Yes, sir. तो मुझे दे रखा है तीनों बल्ब को हमने इस टाइप से जमाया है, और उससे 250 वोल्ट का कोई सोर्स लगा दिया है, 250 वोल्ट का सोर्स लगा दिया, बस हमको देखना है कि इन तीनों बल्ब की
पावर कंज्यूम्ड ऑर्डर क्या होगा, या प्रैक्टिकल शब्द में बोले तो इन तीनों बल्ब में कौन सबसे ज्यादा चमकेगा और कौन सबसे कम चमकेगा वो देखता है। तो कर सकते हैं ना, तो उसको लॉजिकली करेंगे। मूर्ख लोग क्या करते हैं सुने ना, मूर्ख लोग तो इसको पूरा सॉल्व करके पावर कंज्यूम निकालते हैं, तो उससे ऑर्डर निकालते हैं, तब तक तो गाड़ी चल जाएगी। इसको हम चला किसे कर सकते हैं ना। तुम खुद बताओ, सॉरी तुम खुद बताओ, इस बार सोर्स बैटरी और इस सर्किट के भी तार मिटाने के लिए कोई भी इंटरनल रेजिस्टर नहीं आ रहा है, कोई बोला ना कि सोर्स बैटरी और इन बल्ब के तार मिटाने के लिए और कोई रेजिस्टर नहीं आ रहा है, तो यहाँ तो हम सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस ही कर सकते हैं। सही कहा, Yes, sir. तार मिटाने के लिए और कोई नहीं आ रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस ही कर सकते हैं। तो स्मार्ट की बताओ कि सोर्स बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट है, लिख देता हूँ, बताओ सोर्स बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस ये जो ब्रांच है उसके भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट होगा, और इसके पैरेलल में ये जो ब्रांच है उसके भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 250 होगा। शक नहीं है किसी को? No, sir. ऐसे ही करते थे ना वही सोर्स बैटरी और बल्ब का तार मिटाने के लिए और कोई नहीं आ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस से कर सकते हैं। तो सोर्स बैटरी का 250 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस ये जो ब्रांच है उसके भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 250, और इसके पैरेलल ये जो ब्रांच है उसके भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 250। बस स्मार्ट ही बताओ, है ना, स्मार्ट ही बताओ कि इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 250, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस R2, तो इस ब्रांच पे करंट कितनी जाएगी? है ना, बोल सकते हैं इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 250, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस ओनली R2 है, इस ब्रांच पे करंट कितनी जाएगी? पोटेंशियल डिफरेंस 250 ऊपर R2 इतनी जाएगी। और वैसे ही इस ब्रांच पे भी करंट निकाल सकते हैं। फटाफट बताओ, इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 250, लेकिन इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R1 प्लस R2, तो बताओ इस ब्रांच में करंट कितनी बहेगी? पोटेंशियल डिफरेंस 250 ऊपर ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। शक नहीं किसी को? तो पक्का बोल सकते हैं इस ब्रांच में करंट कितनी जाएगी? 250 ऊपर R2, और इस पे करंट जाएगी 250 ऊपर इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। बस शक्ल देखते ही बताओ, है ना, शक्ल देखते बताओ, दोनों ब्रांचेस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम था, लेकिन इस ब्रांच का रेजिस्टेंस ओनली R2 है और इसका R1 प्लस R2 है ना, तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है तो डिनोमिनेटर कम है तो करंट ज्यादा जाएगी, और इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 जो कि ज्यादा है तो इस ब्रांच में करंट कम जाएगी। शक तो नहीं किसी को? No, sir. पता है कि इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम जाएगी। बस अब हम पूछा है कि किस बल्ब की पावर कंज्यूम मैक्सिमम होगी वो देखना है, तो कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है बताओ ये जो बल्ब B3 है इसकी पावर कंज्यूम सबसे ज्यादा होगी, है ना, तुम खुद बताओ सॉरी, है ना, तुम खुद बताओ कि किसी भी बल्ब की, सॉरी तुमको बताओ कि किसी भी बल्ब की पावर कंज्यूम बेसिकली क्या होती है? I/R। सही कहा? हेलो, Yes. कि किसी भी बल्ब की पावर कंज्यूम बेसिकली I/R होती है। तो बताओ ये जो बल्ब B3 है उससे बहने वाली करंट भी ज्यादा है और इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, तो इसमें पावर कंज्यूम सबसे ज्यादा होगी। सही कहा? Yes, sir. ये ध्यान रखना कि जो बल्ब B3 है उसमें बहने वाली करंट भी ज्यादा है और इसका रेजिस्टेंस R2 भी ज्यादा है। तो बस तुम बताओ इसमें बहने वाली करंट भी ज्यादा है और इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, तो इसमें पावर कंज्यूम भी ज्यादा होगी, है ना, पावर कंज्यूम भी सबसे ज्यादा होगी, तो बल्ब BC सबसे ज्यादा चमकेगा। और उसके बाद किसका नंबर आता है? R1 और R2 का आता है। तो बस तो बल्ब B3 में पावर कंज्यूम सबसे ज्यादा होगी। अब कंपटीशन किसमें बचा? R1 और R2 में। तो तुम बताओ कि R1 और R2 में करंट I1 बहेगी, कम बहेगी लेकिन सेम बहेगी, सही ना? बताओ इस ब्रांच पे करंट I1 है तो इसमें भी I1 और इसमें भी I1, बताओ इसकी पावर कंज्यूम कितनी होगी? I1 स्क्वायर इंटू R1 और इसकी I1 स्क्वायर इंटू R2, तो बताओ इन दोनों में किसकी पावर कंज्यूम ज्यादा होगी? R2।
है ना, बल्ब B2 की पावर कंज्यूम ज्यादा होगी, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो बल्ब B1 है उसकी पावर कंज्यूम कितनी होगी, I1 स्क्वायर इंटू R1, और बल्ब जो B3 है उसकी पावर कंज्यूम कितनी होगी, I1 स्क्वायर इंटू R2। बस तुम बताओ कि इन दोनों में I तो सेम है लेकिन R2 ज्यादा है, तो बल्ब B3 में पावर कंज्यूम ज्यादा होगी, और बल्ब B1 में रेजिस्टेंस R1 है तो पावर कंज्यूम सबसे कम होगी। ऑर्डर क्या होगा, 3 to 1. बल्ब B3 में पावर कंज्यूम सबसे ज्यादा चमकेगा, उसके बाद बल्ब B2 और फिर B1। कर लोगे? Yes. नहीं, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक थोड़ा लिख देता हूँ, बस थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख देता हूँ, ठीक है। तो तीनों बल्ब की पावर कंज्यूम देखते हैं तो मैं लिख देता हूँ कि पहले पावर कंज्यूम बाय बल्ब B3, तुम फटाफट बताओ कि B3 में करंट I2 बह रही है और रेजिस्टेंस R2, तो तब B3 में पावर कंज्यूम कितनी होगी, I2 स्क्वायर इंटू R2। तो बताओ I1 I2 में I2 ज्यादा है और रेजिस्टेंस R2 भी ज्यादा है, I2 ज्यादा R2 ज्यादा, तो पावर कंज्यूम भी सबसे ज्यादा होगी, मतलब पावर कंज्यूम सबसे मैक्सिमम होगी, है ना। उसके बाद बल्ब B1 में, है ना, बल्ब B1 में पावर कंज्यूम तो कितनी होगी, I1 स्क्वायर इंटू R1, और ऐसे ही पावर कंज्यूम बाय बल्ब B2, तो पावर कंज्यूम बाय बल्ब B2 कितना होगा, I1 स्क्वायर इंटू R2। बस बल्ब B3 में पावर कंज्यूम सबसे ज्यादा होगी, और इन दोनों में कंपैरिजन करें तो I1 स्क्वायर तो सेम है लेकिन R2 ज्यादा है, तो B2 में पावर कंज्यूम ज्यादा और B1 में पावर कंज्यूम सबसे कम, तो पावर कंज्यूम का ऑर्डर क्या होगा, बल्ब B3 की पावर कंज्यूम सबसे ज्यादा, उसके बाद B2 की और फिर B1 की, तो तब बल्ब की चमक या ब्राइटनेस का भी ऑर्डर यही रहेगा। हो जाएगा? मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया लेकिन तुम 1 मिनट के अंदर अंदर फटाफट कर सकते हो इसको क्लास नोट्स में नोट कर लेना। चलो, और कौन सा पूछना है इसमें? सर 13। Yes, sir. 13. देख लेना, 13 बता रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरा एक्सपेक्टेशन था कि तुमसे हो जाना चाहिए था। यही है ना, शंट वाला ही है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आवाज आ रही है? यस सर। ध्यान से देखना, है ना। तो देखो इसमें हमको दे रखा है कोई गैल्वेनोमीटर है ना, केयरफुल देखना। तो इसमें हमको दे रखा है कोई गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस Rg मान लेते हैं, और चलो मान लेते हैं कि पहले केस में I0 की मेन करंट पूरी पूरी गैल्वेनोमीटर से बाहर है ना, वही ध्यान रखना कि पहले I0 की जो मेन करंट है वो गैल्वेनोमीटर से बाहर है, तो बताओ तब तो गैल्वेनोमीटर में पूरा पूरा I0 करंट फ्लो होगी, सही कहा ना? हेलो, यस सर। ओनली गैल्वेनोमीटर हो तब तो गैल्वेनोमीटर में पूरी पूरी करंट I0 फ्लो होगी, और उस करंट के अकॉर्डिंग गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा। सही बोला ना कि I0 करंट फ्लो होगी और उस करंट के प्रोपोर्शनली गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा कुछ, है ना। अब चलो, अब अगले केस में हमने क्या किया है, ध्यान से देखना कि अगले केस में हमने क्या किया कि गैल्वेनोमीटर तो है ही, लेकिन इसके पैरेलल में 4 ओम का कोई शंट रेजिस्टेंस लगा दिया है। ये ध्यान रखना कि गैल्वेनोमीटर तो था ही, लेकिन गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में 4 ओम का कोई शंट रेजिस्टेंस लगा दिया है, और हमको दे रखा है ना। क्या बोल रहा हूँ यार, गैल्वेनोमीटर पैरेलल में 4 ओम का शंट रेजिस्टेंस लगा दिया है, और अब भी पूरे सिस्टम में मेन करंट उतनी भेज रहे हैं, I0 ही भेज रहे हैं, और हमको दे रखा है कि ऐसा करने पर गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो 1/5 हो गया है। तो बताओ
गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 1/5 हो गया है, मतलब कहने का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट भी 1/5 हो गई है, यही मतलब हुआ ना। हेलो Yes, sir. वही कि पहले में 4 ओम का रेजिस्टर लगा दिया है उतनी मेन करंट भेज रहे हैं, लेकिन अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 1/5 है, मतलब कहने का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट भी 1/5 है। पहले I0 थी तो अब I0 by 5 है। तो बस फटाफट बताओ कि मेन करंट इस बार भी I0 ही भेज रहे हैं, उसमें से गैल्वेनोमीटर में I0 by 5 जा रही है, तो बताओ इस शंट से कितनी जाएगी, बची कुची 4 I0 by 5 जाएगी। बस इस इंफॉर्मेशन से हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। कोई स्मार्ट पर्सन हो, सुना, कोई स्मार्ट पर्सन हो तो मुंह जुबानी बोल सकता है, बताओ शंट में करंट 4 I0 by 5, गैल्वेनोमीटर में I0 by 5, तो शंट के कंपैरिजन में गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट 1/4 है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली रेजिस्टेंस 4 टाइम्स होगा, मतलब शंट का रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो गैल्वेनोमीटर का 4 ओम का 4 टाइम्स मतलब 16 ओम। सोच सकते हो क्या, सोच सकते हो? Yes, sir. स्मार्ट पर्सन होगा तो मुंह जुबानी करेगा कि शंट के कंपैरिजन में गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट 1/4 है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली रेजिस्टेंस 4 टाइम्स होगा, शंट का 4 ओम है तो गैल्वेनोमीटर का 16 ओम। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर इतनी बुद्धि नहीं चले है ना, अपनी बुद्धि नहीं चले तो वही शंट वाला वो अपना बेसिक तरीका कि बताओ गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों वो अपना तरीका कि गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो तब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना, एमीटर में करते थे वैसे ही शंट और गैल्वेनोमीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब सिंपली I1 R1 इक्वल टू I2 R2, तो I1 की जगह क्या लिख देंगे I0 by 5 इंटू R1 गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस IG इक्वल टू I2, शंट पे जाने वाली करंट 4 I0 by 5 इंटू R2 शंट का रेजिस्टेंस 4 ओम, है ना। इसको सॉल्व करोगे तब भी वही आंसर आएगा ना Rg इक्वल टू 16 ओम, ताकि डायरेक्ट किया जा सकता था कि गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट 1/4 है तो रेजिस्टेंस 4 टाइम, शंट का 4 तो गैल्वेनोमीटर का 16, तो बताओ जो पहला पार्ट था ना, बताओ जो पहला पार्ट था उससे तो हमने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो हमको पता चल गया कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 16 ओम होगा, पता चल गया ना। अब चलो सेकेंड पार्ट देखना सेकेंड पार्ट देखना, तो इस सेकेंड पार्ट पे हमको गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में 4 ओम का रेजिस्टेंस तो लगा हुआ था ही, लेकिन अब इसके पैरेलल में 2 ओम का एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं, सुना ना, तो पैरेलल में 4 ओम का तो था ही, लेकिन इसके पैरेलल में 2 ओम का एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो बस अब गैल्वेनोमीटर, है ना, और अभी भी इस पूरे सिस्टम में मेन करंट उतनी भेज है, I0 ही भेज है, तो अब गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट कितनी होगी वो देखना है। तो तब दो शंट है, तो इन शंट का रिजल्टेंट ही निकाल लेते हैं ना। हेलो हेलो Yes, sir. दो शंट है तो दोनों का रिजल्टेंट ही निकाल लेते हैं। चलो फटाफट बताओ, है ना, तुम फटाफट बताओ कि 2 और 4 ओम आपस में पैरेलल है, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, R1 R2 ओपन R1 प्लस R2, मतलब 2 इंटू 4 ओपन 2 प्लस 4, डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना। हेलो हेलो Yes, Yes. sir. 2 ओम और 4 ओम पैरेलल में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट R1 R2 ओपन R1 प्लस R2, तो 2 इंटू 4 ओपन 2 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 8/6, 8/6 मतलब 4/3 ओम, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया, मतलब इन दोनों की जगह 4/3 ओम का एक सिंगल रेजिस्टेंस तुम इमेजिन कर सकते हो, है ना। अब देखो अब भी पूरे सिस्टम में करंट I0 ही भेजी है तो गैल्वेनोमीटर में कितनी जाएगी वो देखना है, बताओ। ये तो बिल्कुल एमीटर वाला क्वेश्चन बन गया ना। हेलो Yes, sir. ये तो बिल्कुल एमीटर वाला क्वेश्चन बन गया, तो ये अपना घिसा पीटा तरीका लगाएंगे, है ना, वो अपना घिसा पीटा तरीका लगाएंगे कि मेन करंट I0 भेजी है, उसमें मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर में IG जा रही है, तो इस सिस्टम में कितनी आएगी, बची कुची I0 माइनस IG ये जाएगी। बस हमको अच्छे ही पता है कि गैल्वेनोमीटर और ये सिस्टम दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब I1 R1 इक्वल टू I2 R2, तो I1 R1 की जगह क्या आएगा IG RG इक्वल टू I2 R2 की जगह I0 माइनस IG इंटू इन दोनों का रिजल्टेंट 4/3,
और उसमें आरजी की भी वैल्यू रख सकते हो ना, बताओ आरजी की वैल्यू कितनी थी, आरजी की वैल्यू कितनी थी 16 ओम, ये रख सकते हो 16 ओम। बस इसको सॉल्व करके तुम आईजी निकाल सकते हो, आगे कैलकुलेट कर लोगे ना, यस सर। कोई आगे इसको कैलकुलेट कर सकते हो, फिर आगे इसको कैलकुलेट कर लेना, देख लेना कैलकुलेट करोगे तुम्हारे पास IG इक्वल टू आई नॉट बाई 13 आएगा। बताओ गैल्वेनोमीटर में बहने वाली करंट 1/13 टाइम्स है, तो ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन भी 1/13 टाइम्स हो जाएगा, हो जाएगा, कर लोगे। यस तो देखो अगर तुम ढंग से समझ कर करते तो क्वेश्चन टफ नहीं था। चलो हाँ सर एक्चुअली गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन होता तो डिफ्लेक्शन का मतलब हम लोग थीटा लेते ना। हाँ, गैल्वेनोमीटर की फ्रेम में जो डिफ्लेक्शन थीटा वो IG के तो प्रोपोर्शनल होता है, यस ठीक है ना, तो डिफ्लेक्शन 1/5 हो गया मतलब IG भी 1/5 हो गया है, ये मतलब है। चलो आगे बढ़ाओ, और इसमें कौन सा पूछना है, सर 18। सर 20। सर सारे बता दो। क्या ट्राई नहीं किए क्या, ये वाला ही सर्किट है ना, हाँ आवाज आ रही है, यस सर। चलो देख लेना इस क्वेश्चन में कोई चीजों को घुमा करके दे रखा है, देख लेना है ना। तो इसमें हमको दे रखा है कि 5.5 वोल्टेज की कोई बैटरी है ना, 5.5 वोल्ट इतने वोल्टेज की कोई बैटरी है, इसके साथ ऐसे बहुत सारे रेजिस्टर लगे हुए हैं, है ना, ये रेजिस्टर 30 ओम, ये भी 30 ओम, ये 60 ओम है ना, और उसके बाद हमको दे रखा है है ना, ये सारे रेजिस्टेंस तो फिक्स हैं, लेकिन उसके बाद हमको दे रखा है कि इधर कोई रियोस्टेट है, मतलब करंट कंट्रोलर है या कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसका यहाँ से यहाँ तक टोटल रेजिस्टेंस 30 ओम है ना, करंट चेक करने के लिए एमीटर लगा दिया है। और पता होगा कि वेरिएबल रेजिस्टर है जो रियोस्टेट होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि इस वाले पार्ट को स्लाइड करा सकते हैं, तुमको बताओ कि इस वाले पार्ट को इधर स्लाइड करेंगे तो सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, तो करंट मैक्सिमम हो जाएगी, और बताओ इस वाले पार्ट को यहाँ तक लगा देंगे तो सर्किट के अंदर पूरा पूरा रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो करंट मिनिमम होगी, सही बोला। यस सर। देखो इसमें बाकी सब तो सिंपल है ना, ध्यान रखना कि बाकी सब तो सिंपल है, 3 ओम का ये रेजिस्टर थोड़ा सा चक्कर कर रहा है ना, 30 ओम का ये वाला, तो तुम शक्ल देखते ही बताओ कि ये वाला जो रेजिस्टर है इसमें कोई करंट बहेगी क्या, नो नहीं सर। नो नहीं सर। नहीं बहेगी है ना, नहीं भाई। वही अपना आवाज नहीं, वो अपना सर्किट रिडक्शन मेथड लगा सकते हैं कि बताओ इस पॉइंट को ए बोले तो इसको भी ए बोल सकते हैं, जीरो रेजिस्टेंस का कंडक्टिंग वायर है ना पोटेंशियल सेम होगा, तो ये पॉइंट ए तो इसको भी ये बोल सकते हैं, और ये तो इसको भी ये बोल सकते हैं, तुम बताओ कि 30 ओम का ये रेजिस्टर तो ए और ए के बीच है ना, 30 ओम का ये रेजिस्टर तो ए और ए के बीच है, तो इसकी इधर भी पोटेंशियल उतना ही होगा, इधर भी उतना ही होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और बताओ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, बैटरी लगाए फिर भी उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और तुम बताओ कि इसमें करंट फ्लो हो ही नहीं रही है, मतलब सर्किट में हिस्सा ले ही नहीं रहा है,
तो इसका होना या नहीं होना बराबर है, इसको सर्किट से हटा सकते हैं। सही बोला? यस शो पीस का था, सर्किट में पार्ट ले नहीं आता तो उसको सर्किट से हटा सकते हैं। अब तो सिंपल हो गया ना, अब तो सर्किट सिंपल हो गया। चलो देखते ही बताओ कि ये वाला रास्ता उसका रेजिस्टेंस 30 दिख रहा है ना, कि ये वाला जो रास्ता उसका रेजिस्टेंस 30, इस वाले रास्ते का रेजिस्टेंस 60, और 30 और 60 ये दोनों आपस में किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो 20 ओम आएगा, है ना? तो तुम बताओ, ये तुम बताओ कि इन सब का रिजल्टेंट तो 20 ओम आ गया, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये वाला वेरिएबल रेजिस्टर है जिसमें इस पॉइंट को स्लाइड करा करके इसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं ना। तो चलो सबसे पहले हमको देखना है ना, सबसे पहले हमको देखना है कि सर्किट में करंट मैक्सिमम कब होगी, वो देखना है। तुम स्मार्टली बताओ है ना, स्मार्टली बताओ कि करंट मैक्सिमम होने के लिए रास्ते का रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। सही बोला? यस सर। है ना, कॉमन सेंस बोल सकते हैं कि करंट मैक्सिमम होने के लिए रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। और तुम बताओ कि टोटल रेजिस्टेंस मिनिमम होने के लिए ये वेरिएबल रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, और वेरिएबल रेजिस्टेंस मिनिमम करने के लिए, है ना, जीरो। वेरिएबल रेजिस्टेंस मिनिमम करने के लिए ये जो पॉइंट है उसको यहाँ से टच करा देंगे। सही कहा? यस सर यस सर। खबर नहीं प्लीज, फिर ध्यान ताकि करंट मैक्सिमम होने के लिए रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, और टोटल रेजिस्टेंस मिनिमम होने के लिए ये वाला रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। तो उसके लिए रियोस्टेट की जो आर्म है उसको इधर टच कराना पड़ेगा। तो बताओ कि रियोस्टेट की आर्म को इधर टच कराओगे तो अब 30 ओम में से कोई भी रेजिस्टर सर्किट के अंदर नहीं आएगा। तो बताओ अब, है ना, वेरिएबल रेजिस्टर का तो सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस 0 और उसका 20, तो अब रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? 20। सही कहा? तो करंट मैक्सिमम होने के लिए इसका रेजिस्टेंस मिनिमम, तो उसके लिए आर्म को बिल्कुल यहाँ तक ले आना पड़ेगा। तब 30 ओम का कोई भी रेजिस्टर सर्किट के अंदर नहीं आएगा, तो अभी सर्किट के अंदर का रेजिस्टेंस केवल 20 ओम है। तो अभी करंट मैक्सिमम होगी और कितनी होगी? रास्ते का नेट ईएमएफ, है ना, करंट मैक्सिमम होगी और कितनी होगी? रास्ते का नेट ईएमएफ 5.5 अपन रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस 20 और इसका बिल्कुल 0, ये मैक्सिमम करंट हो गई। फिर अगले केस में मिनिमम करंट देखनी है। तो तुम स्मार्टली बताओ, स्मार्टली बताओ कि करंट मिनिमम होने के लिए अब रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए, और टोटल रेजिस्टेंस मैक्सिमम होने के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो उसके लिए बताओ इस जॉकी को कहाँ टच कराना पड़ेगा? 30 उसके लिए बताओ इस जॉकी को कहाँ बिल्कुल लास्ट में यहाँ टच कराना होगा? तुम बताओ, है ना। तुम बताओ कि जॉकी को यहाँ टच कराएंगे तो अब ये पूरा पूरा 30 ओम रेजिस्टर इस सर्किट के अंदर आ गया। तो अब रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा ना, और कितना हो जाएगा बताओ? इन सब का तो 20 और इसका 30। तो ये आर्म को यहाँ ले आएंगे तो पूरा पूरा रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। इसका 20 + 30 मतलब 50, बस। टोटल रेजिस्टेंस मैक्सिमम तो करंट मिनिमम होगी, और कितनी होगी? रास्ते का ईएमएफ 5.5 अपन रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस 50। आगे कर लोगे ना? यस सर। यस सर, हो जाएगा हो तो जाएगा। आगे क्या हो पूछा है? जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम करंट का रेशो वो हो भी निकाल जाएगा सकते हैं। कितना आ जाएगा? 2/5 2/5। मैक्सिमम मिनिमम करंट का रेशो निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 5/2 ये आ जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम करंट का रेशो 2/5 आ जाएगा। चलो और कोई इसमें पूछना है? 20 सर 20 बता दीजिए। 20। हेलो सर।
हाँ आवाज आ रही है? यस सर फिर इसके बाद वाला मैं फिर अगली क्लास में करूंगा, अभी थोड़ा सा काम रहेगा मुझे। तो कल अपनी क्लास है ना? Yes. तो कल यार आज तो मैंने हीट ट्रांसफर का पार्ट बताया, थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, बाकी कल की क्लास में पहले मैं डिस्कशन कंप्लीट करूंगा, उसके बाद हीट ट्रांसफर का आगे का पढ़ेंगे। तो अब शीट में पूरा कर लेना है ना। सर पीडीएफ भेज देना। एक्सरसाइज 3 का जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड है, सारा कर लेना। तो कल मैं पूरा कंप्लीट डिस्कशन कंप्लीट करूंगा, और ये जो क्यूब वाला जो क्वेश्चन था उसको भी मैं तीनों पार्ट बताऊंगा। चलो अभी मैं मीटिंग एंड करूँ ना? यस यस सर और वो मूर्खों टाइप से डिस्कशन क्लासेस मिस मत करना है।